morning, students. Today again we are here with the biology class standard 10, and today we will see the topic respiration. As I have discussed in our previous classes about the different various system in our body. पिछले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा था, why it is required of the digestive system in human body, and after the digestion why it is required to know about the system that is respiratory system in human body. In digestive system हमने ये पढ़ा था body requires food for the possessing all the life process inside it, but after the digestion food nutrients gets assimilated in each and every cell. Out of all the nutrients, one nutrient, that is glucose, the formula of glucose is C6H12O6. It is used, this glucose, one of the nutrient of all the 5 or 6 nutrients, only the energy giving nutrients. अब ये जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में हमारे हर सेल में पहुंचा by the assimilation, ये इनका हर सेल में पहुंच जाना ही काफी नहीं है एनर्जी को रिलीज करने के लिए. For releasing the energy, it is quite important and necessary to break down this glucose into its constituent particles, constituent molecule along with the energy in the form of ATP. तो ये जो हर सेल में ये ग्लूकोज पहुंचा, आपको ये रिकॉल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डाइजेशन के दौरान जो सिंपलर फॉर्म के न्यूट्रिएंट्स थे वो हर सेल में पहुंचे और वहाँ हर सेल में ग्लूकोज है. उस ग्लूकोज को अब ब्रेक डाउन होना है, जो ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होना है. और अगर हमारे बॉडी में एरोबिक रिस्पिरेशन यानी कि ऐसा रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए होता है, तभी जाकर के एनर्जी एक गुड अमाउंट में रिलीज होता है. वो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे, बट दिस टाइम हम ये एक इस चीज को, इस क्लास को समराइज करने के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि ग्लूकोज का बॉडी में होना ही काफी नहीं है एनर्जी के लिए. इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन भी होना जरूरी है, और इसी ब्रेकिंग डाउन के लिए हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम. इस रिस्पिरेटरी सिस्टम में रिस्पिरेशन क्या है, इस एक्सप्लेनेशन से आप डेफिनेशन निकाल सकते हो. डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स अभी मैंने डिस्कस किया. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू गेट द एनर्जी, respiration is required. Only we are having glucose in our cell, it's not enough for getting the energy. So respiration is requirement for getting energy from the glucose which we are already having in our cells. तो definition कैसे, हम इसको define कैसे करेंगे? Actually definition के लिए 2-3 टर्म तो आपका आया ही है. एनर्जी रिलीज होना. एनर्जी कैसे रिलीज होता है? इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से. हम इन टॉपिक्स को समझेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमारे इस एक्सप्लेनेशन के बीच में आ रहा है. ब्रेक डाउन, एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जो मॉलिक्यूल्स इसके द्वारा डिस्प्लीट होते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, सिमिलर मॉलिक्यूल दैट इज CO2 गैस, वाटर मॉलिक्यूल्स समटाइम्स. In case of anaerobic respiration, another compound is formed. These all things simply come in category of the process of respiration, and by this we can take out the definition, that is respiration is the process in which food gets oxidized and breaking down into its constituent molecule and release the energy in the form of ATP. So this way, by listening my voice, by listening my explanation, you can take out your definition your own. By pausing your video, listen the words, listen the term, and you can take out. आप अपने definition को खुद से निकालोगे. Explanation जब तक समझ नहीं आएगा, definition आप लर्न करोगे वो भी समझ नहीं आएगा. मतलब respiration एक ऐसा
प्रोसेस है रिस्पिरेशन में, हम लोग इससे पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वी आर रिस्पायरिंग, हम लोग रिस्पिरेशन कर रहे हैं, बट इट इज वेरी टेक्निकल। नाउ अब हम लोग उस जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसके लिए टर्म दिया गया है ब्रीदिंग। हम लोग ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और इन रिटर्न हम लोग CO2 गैस को एक्सेल करते हैं। बट रिस्पिरेशन कंप्लीटली एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है आइदर इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनर्जी रिलीज होते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपने डेफिनेशन को समझा। फिर हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। मैं एक केमिकल इक्वेशन लिखवा रही हूँ जो जनरली आप लोग जूनियर क्लासेस में भी इसको पढ़ा जाता है, जिसमें एरोबिक रिस्पिरेशन, इसमें विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो रिस्पिरेशन होता है उसके लिए केमिकल इक्वेशन पहले आपको इसको समझना है। जो अभी मैंने बताया है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन दैट इज रिस्पिरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन C6H12O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज plus oxygen. This happened when oxygen is combining with the glucose. This happened in mitochondria, so we must write it into mitochondria. Mitochondria क्या है ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ा है, समझा है। क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिस्पिरेशन हमेशा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसलिए ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है। CO2 गैस रिलीज होते हैं प्लस H2O एंड प्लस ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं जिसकी संख्या 38 होती है। मीन्स आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वी गेट 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। The full form of ATP is adenosine triphosphate। इस इक्वेशन को अपने माइंड में पहले सेट कीजिए, उसके बाद जब हम लोग डिफरेंट पैथवे पढ़ेंगे जो आपके बुक में भी दिया हुआ है तो अच्छे से क्लियर होगा, समझ आएगा। ये एक मोटा मोटी इक्वेशन है जिसको अपने माइंड में आपको रखना है। सिंपली बाय वाचिंग दिस इक्वेशन यू कैन टेक आउट द डेफिनेशन। नेचुरली उसी तरीके से रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2 गैस एंड वाटर and along with the energy in the form of ATP which is 38 in number. After balancing the chemical equation you just put 6 and ये आपका एक simple chemical equation हुआ for the aerobic respiration। हम लोग जब टाइप्स पढ़ेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन का जो पैथवे है थोड़ा सा चेंज होगा। हम लोग टाइप पे जब आएंगे और समझेंगे तो फिर और अच्छे से ये क्लियर होगा। तो ये इस चीज को आप नोट भी करिए और दिमाग में लर्न भी कीजिए। You can write over here glucose हो गया। ये आपने नोट कर लिया तो मैं बोर्ड रब करती हूँ क्योंकि फिर मैं जब टाइप्स को समझाऊंगी ये करूंगी तो फिर यहां तक तो आप लोगों ने समझा टाइप्स के बारे में। रिस्पिरेशन सबसे पहले हर लिविंग थिंग चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो सभी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसके लिए वो फूड लेते हैं। फूड उनके बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है, एक सेल के भी हो या फिर मल्टी सेलुलर हो। उन फूड का ब्रेक डाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर एनर्जी रिलीज होंगी। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग है जिनको रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। वो विदाउट ऑक्सीजन भी फूड को ब्रेक डाउन करके और एनर्जी को एक्वायर करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इस बेसिस पर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट एरोबिक
respiration, and second फिर से मैं आपको एक चीज समझाऊं कि ये जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, वो सेलुलर लेवल पे पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलकर बना होता है और हर सेल के अंदर सारी चीजें होती हैं। जो हमने सिस्टम का डिस्कशन किया था, डाइजेशन से लेकर के रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग हर सेल के अंदर होता है। हम अगर मल्टी सेलुलर एनिमल है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, हमारा एक पैथवे है, हमारा एक सिस्टम बना है। ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, लंग्स, इनका पूरा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को डिस्कशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे। वो एक अलग टॉपिक है, अलग मैकेनिज्म है कि ह्यूमन बीइंग में रिस्पिरेशन किस पैथवे, किस पोजीशन और किस तरीके से, किस सिस्टम से होता है। तो मैंने ये कहा कि जो सेल होते हैं, से हर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के मैकेनिज्म के द्वारा एक एक सेल में पहुंचता है, हर सेल में पहुंचता है। अगर हम सेल को, फिर से मैं सेल बना रही हूँ, ये सेल, ये आपका न्यूक्लियस, और एक मेजर ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया, यहां समझने की जरूरत क्या है, सेलुलर रिस्पिरेशन आपको तभी समझ में आया कि व्हाई सेलुलर रिस्पिरेशन हैज दिस टर्म हैज बीन यूज्ड। ये क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज रिस्पिरेशन हर सेल में होता है। हमारे बॉडी, हमारे मल्टी सेलुलर बॉडी, हमारे से भी बड़े एनिमल्स होते हैं लाइक एलिफेंट और भी बड़े बड़े जानवर जो होते हैं, उनके अंदर भी रिस्पिरेशन होता है और उनके हर सेल में होता है। तो अगर हम ऑक्सीजन हमारे बॉडी के पैथवे के थ्रू हर सेल तक जब पहुंचता है तो कैसे होता है, ये चीज पहले हम थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे तो ये और अच्छे से एरोबिक एंड एनारोबिक क्लियर हो जाएगा। हमारे हर सेल में डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन के थ्रू ग्लूकोज पहुंच चुका है, C6H12O6 ये पहुंच चुका है हर सेल में। अब जब हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन हर सेल के पास पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये ऑक्सीजन इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर प्रवेश करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऑक्सीजन आता है। अब याद रखना है ये कि सेलुलर रिस्पिरेशन ये सारे सेल्स में होते हैं, चाहे वो एनारोबिक के लिए हो या एरोबिक के लिए हो। ये ग्लूकोज विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक डाउन होकर के, टूट करके, ये टूटते हैं, ये C6 है, C6 मॉलिक्यूल है, यानी कार्बन 6 मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं। ये सबसे पहले टूट करके 3 कार्बन C3+C3 में ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होते हैं। उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम पायरुविक एसिड होता है, जो केमिकल रिएक्शन के बाद वो अपने पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पायरुवेट्स एक टर्म है, पायरुविक एसिड एक टर्म है, जो आपको हायर क्लासेस में रिस्पिरेशन के मैकेनिज्म में समझना है। यू मस्ट नो फर्स्ट दैट व्हेन ग्लूकोज already glucose is there inside this cell, in cytoplasm, it breaks down into 2 molecule of C3 compound that is called pyruvic acid. Which is later on after the chemical reaction and the combination with different material, it converts into pyruvate salt. Pyruvate, ये पहले समझना है सेल में क्या होता है। ये साइटोप्लाज्म में हर सेल में होता है, सबसे पहले ये हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल बना, एक ग्लूकोज के जो 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए पायरुवेट, 2 पायरुवेट्स, ये पायरुवेट्स माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं और यहाँ ऑक्सीजन आता है और इस पायरुवेट्स के साथ ब्रेक डाउन करके, इसके साथ रिएक्शन करके केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, एंजाइम्स यूज होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं, और तब ये पायरुवेट्स कन्वर्ट होते हैं अपने, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो ये कन्वर्ट होते हैं CO2 एंड
H2O में, and 1 molecule of this glucose gives 38 molecule of ATP, which is stored in this mitochondria. This is the simple basic mechanism of the cellular respiration in presence of oxygen. यहाँ पे complete oxidation of food होता है. So aerobic respiration और anaerobic को अब हम जब define करेंगे, इस concept को समझने के बाद वो clear definition आएगा. तो फिर हम इस चीज को आगे pathway के through describe करेंगे. But I hope कि यहाँ आपने समझा कि मैंने एक cell को बनाया है. सेल के अंदर मैंने साइटोप्लाज्म बनाया है जिसमें ऑलरेडी ग्लूकोज है. ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बाय द केमिकल रिएक्शन, और ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है 3 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, टूटते हैं. जो कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में 2 होते हैं, इन्हें पायरुवेट्स कहा जाता है. ये पायरुवेट्स फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, कंबाइन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एटीपी एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करते हैं. रिलीज करने के बाद यहाँ स्टोर भी रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज करते हैं, और इस तरीके से यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है. तो ये आपने समझा. बस 2 टर्म और मैं बताऊंगी कि ये जो प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ये जरा आप याद रखिएगा. ग्लाइकोलाइसिस is the process which occurs inside the cytoplasm with the glucose when it gets broken down into its 2 molecule, that is 3 carbon compound, glycolysis. And if ये पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ जब मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन करते हैं और CO2 NH2 बनाते हैं along with ATP, 38 molecule of ATP, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. ये केमिकल रिएक्शन जब आप सीनियर क्लासेस में 10th 12th में या फिर उसके आगे पढ़ोगे तो वो पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन के थ्रू, केमिकल सिंबॉलिक फार्मूला के थ्रू, केमिकल फार्मूला के थ्रू उस पूरे को ब्रेकडाउन को वो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे ये साइक्लिक होता है और किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है. इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रखिए. कहीं कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बार बार पॉज करके, पीछे करके, वर्ड्स को सुनकर, समझकर और इस चीज को अपने दिमाग में सेट कीजिए. जो मैंने ये मैकेनिज्म बताया आपको सेल के अंदर, उस हिसाब से अब आप आराम से एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन को समझ सकते हैं. एरोबिक रिस्पिरेशन is those type of respiration in which there is complete oxidation of food occur in presence of oxygen. And second, next point, during this respiration huge amount of energy is released in the form of ATP. In anaerobic respiration, those type of respiration in which food gets oxidized and food gets broken down into its constituent and release the energy in the form of ATP, but the production of energy is less in amount. This is enough for the aerobic and anaerobic respiration, the definition. You can, आप इसको define और differentiate भी कर सकते हो by आप जितनी जो definition है उसको different terms में break down करके. Means in presence of oxygen, मैं symbolically लिख रही हूँ, in presence of oxygen. Second, ये अभी आपने मैंने जहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन. थर्ड, सेलुलर रिस्पिरेशन. एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, रिएक्शन कहाँ कहाँ होते हैं, occur in cytoplasm and in mitochondria as well. Of the cell. ठीक है, मैं रब करती हूँ. 4 पॉइंट को मैं ऊपर लिखती हूँ, चौथे पॉइंट को.
चौथा पॉइंट में आप क्या लिखोगे? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। in the form of ATP. Means for one glucose molecule the production of 38 ATP, 38 molecule of ATP बनता है, which is stored in mitochondria, and when it is required for body to get the energy, ये फिर से टूटता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी निकलता है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अलग होता है और हमारे बॉडी को जरूरत के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड होता रहता है। इसके कॉन्टेम्परेरी में यहाँ पे हम लोग जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन occur in only cytoplasm, not in mitochondria, and less amount of energy is released. Means for one molecule only 2 ATP. तो इस तरीके से डेफिनेशन के साथ साथ डिफरेंसेस भी आप समझ गए और इसी को आपको लैंग्वेज में लिख देना है। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है साइटोप्लाज्म में जो होता है वो इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, बट Krebs cycle process is absent in anaerobic respiration. So I think 5 points you can write down. You just take out by pausing the video. You must write down the all 5 differences you own for the anaerobic respiration also. I am repeating. Anaerobic respiration occur in absence of oxygen. There is incomplete oxidation of food. Anaerobic respiration occur only in cytoplasm by the process of glycolysis. Less amount of energy is released in the form of ATP during the process of anaerobic respiration. So the types आप clearly समझ गए? अब हम लोग ये पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अभी इजीली आपको ये समझ में आएगा। आपके बुक में एक बहुत अच्छे तरीके से एक पैथवे दिया हुआ है फॉर दी डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ध्यान से इस चीज को आप देखो। ग्लूकोज, that is C6H12O6. This is glucose. अब हमने जो इतनी चीजें पढ़ी टाइप तक, इसको समराइज करके एक सिंपल चार्ट में कैसे दर्शा सकते हैं, इसको हमें देखना है। आप अपने बुक में भी एनसीईआरटी बुक खोलोगे, आप देखोगे जो मैंने अभी समझाया है वो उस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन से वो आपको इजीली कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ये ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है हर सेल के साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, विदाउट यूजिंग, और ये देता है 1 molecule of glucose gives 2 molecules of pyruvates. It occurs in cytoplasm. Is it? Now अब ये साइटोप्लाज्म में हुआ, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका, ये पूरा का पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जिस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इतना समझे आप लोग कि ये पायरुवेट्स में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये इसमें। अब हम लोग एक ही चार्ट में कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन by getting very short amount of oxygen, मतलब it means in lacking of oxygen, हम लोग ये पैथवे पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी रिलीज होता है।
पायरुवेट्स को जब ये ऑक्सीजन मिलता है तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। यहाँ हम लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप वीडियो को पॉज करके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये बनाता है यहाँ पे CO2 गैस प्लस H2O और 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। Means by breaking down of 1 molecule of glucose, 6 molecule of oxygen gas reacting by breaking down with the help of 6 molecule of oxygen gas, 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of water is released, and along with 38 molecule of ATP stored in mitochondria. It happens in mitochondria और यहाँ पे इस process को यहाँ पे बोला जाता है Krebs cycle। ये हो गया। अब नेक्स्ट, ये पायरुवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज के ये दोनों पायरुवेट्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं इथेनॉल में। C2H5OH इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल, और ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं और प्लस ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को ये प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि ये जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसको एनोरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। और इस तरह के जो सेल है, ऑर्गेनिज्म है, जनरली ईस्ट में ये होता है। ईस्ट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल, बिना ऑक्सीजन के ही वो फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और ये ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इस रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपका सेकेंड पैथवे है। एंड थर्ड पैथवे में बताते हैं जो हमारे बॉडी के ही अंदर हमारे मस्कुलर सेल में होते हैं। हमारे मसल सेल में हमारे मस्कुलर सेल्स जो होते हैं, कभी कभी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमारे मस्कुलर सेल में भी एरोबिक रिस्पिरेशन ही होते हैं, लेकिन कभी कभी जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और स्पेशल और नहीं मिल, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, उस कंडीशन में भी फूड ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ग्लूकोज सेल के अंदर फूड ब्रेक डाउन होते हैं कभी कभी, और वो बनाते हैं लैक्टिक एसिड एंड साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं। यहाँ भी एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। यहाँ आपको ये याद रखना है कि लैक्टिक एसिड ही एक वजह है जो एथलीट्स होते हैं या जब वो दौड़ते हैं, भागते हैं और उस कंडीशन में उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, सेल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता है, बट उस अकॉर्डिंग वो ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर नहीं ले पाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का, और वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल्स में, सेल्स और उसके इंटरसेलुलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में, और इस अक्यूमुलेशन की वजह से ही बहुत ही भयानक क्रैम्प होता है, दर्द होता है। फिर उस कंडीशन में वो एथलीट्स या दौड़ने वाले जो है हॉट वाटर या वार्म ल्यूकवार्म वाटर का सेक करते हैं उससे, जिसके वजह से ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, और फिर ये कन्वर्ट होते हैं, फिर ये टूटते हैं और CO2 कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और फिर प्रॉपर तरीके से ये केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये पैथवे जो है, सिंबॉलिक पैथवे, ये आपको याद करना, याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
ये समझना बहुत जरूरी है। आपके स्टैंडर्ड 10th में इतना ही समझना है, इसके बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस सब आप लोग 12th के स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। इतना अगर आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड इन नेक्स्ट क्लास, अभी इतना हो गया, इतना मैंने आज किया, आज इतना ही आप लोग एक्सरसाइज करोगे घर पे भी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिस्पिरेटरी हम लोग ह्यूमन बीइंग के रिस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। मीन्स होल सिस्टम में क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स है जो हमारे रिस्पिरेशन में हेल्प होते हैं। सबसे पहले तो नोज, हम लोग नोज से अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं। नॉस्ट्रिल जिसको बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स के बाद एक एरिया आता है जहाँ पे माउथ एंड नोज दोनों का एक जंक्शन होता है जिसे फेरिंग्स बोला जाता है। ये एक बॉडी ऑर्गन हुआ। फेरिंग्स के बाद एक ट्यूब आता है जिसको कहते हैं विंड पाइप या फिर ट्रैकिया विंड पाइप। ये विंड पाइप आगे दो पार्ट में बढ़ता है जिसको कहते हैं bronchi. It is the plural form of bronchi. The singular form that is bronchus. Bronchi, ये bronchi आगे बहुत सारे ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं और वो कहलाते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल, सारे ब्रोंकियोल्स का जो एंड होता है वो जाकर के खुलता है एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स का मेजर पार्ट है। मीन्स विंड पाइप के बाद ब्रोंकिया। हम लोग अगले क्लास में पूरा फिगर के साथ इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, सारे ऑर्गन्स का कौन कौन से ऑर्गन हैं, कैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है और आता है, कौन सा मैकेनिज्म, डायफ्राम का क्या रोल है। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लेवल डायग्राम समझेंगे। तब तक आप लोग इस पर वर्कआउट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए एंड बी सेफ एट योर होम। ओके, बाय।